Hello and very warm welcome to Time Edu sir. I hope you all are doing very well. क्लास 11th फिजिक्स का ये सबसे मैंडेटरी चैप्टर्स मैं कहूँगा, इनफैक्ट क्लास 11th ही नहीं पूरे फिजिक्स के लिए सबसे मैंडेटरी चैप्टर है ये वेक्टर। और इससे पहले हमने फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर्स को कंप्लीट किया। अब लेक्चर 3.1 यानी तीसरा चैप्टर का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद एडिशन या बाकी जितने भी चीज होते हैं वेक्टर में वो सारे चीज हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट क्या है ये समझ लीजिए कि वेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना ही है कि आपको फिजिक्स अगर समझना है अच्छे से, ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है उसमें स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप रेशियो देखें तो अगर 10% आपको स्केलर क्वांटिटीज पढ़ने होते हैं, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज सारे स्केलर हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं। बट इसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटी में जितने भी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे 90% क्वांटिटीज ऑलमोस्ट फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर समझना काफी जरूरी है, और जो बच्चे क्लास 10th पास करके अभी 11th में आए हैं और जो पहली बार वेक्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए, और 11th का जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो उसके लिए वेक्टर समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस टॉपिक कैन नॉट बी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आई होप आप पूरा लेक्चर्स कंप्लीट देखिएगा। अगर ऐसा आपको ये लगे तो आप लेक्चर्स को फास्ट कर सकते हैं, 1.25 में देखिए या 1.5 में देखिए, बट चैप्टर्स को पूरा लेक्चर को पूरा कंप्लीट करिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसको आप स्किप नहीं कर सकते, आप इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। वेक्टर खराब अगर हो जाता है, हमारा वेक्टर समझ नहीं पाते, तो आगे के पूरा का पूरा फिजिक्स में आपको परेशानी होगा। ओके, सो वेक्टर्स को काफी अच्छे से पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर से पहले कि स्केलर क्या होता है, व्हाट इज स्केलर। देखो, आपने अभी तक जितने भी क्वांटिटीज पढ़े हैं में मैक्सिमम आपने स्केलर पढ़ा है, क्योंकि वेक्टर का इंट्रोडक्शन आपका हुआ नहीं रहता है क्लास 9th या 10th में, या उससे पहले भी आपने जो पढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। देखो, जैसे ये आपके सामने एक कार दिख रहा है, इस कार के लेंथ का अगर हम बात करें, सपोज इस कार का लेंथ है 4.5 मीटर। सो ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड 4.5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द कार। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मास आपके सामने गोल्ड दिख रहा है, सपोज गोल्ड बार का जो मास है वो 1 केजी है। अगेन दिस इज मैग्नीट्यूड। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है मास, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम का बात करते हैं। टाइम मान लो इस घड़ी में आप देख रहे हो 12.76 सेकेंड। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास बस मैग्नीट्यूड है। ओके, सो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो फाइनली स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, और कुछ नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ, ठीक है, साथ में यूनिट ऑब्वियसली। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स के तौर पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, और भी मैं इसमें जोड़ू कुछ तो डिस्टेंस आप बोलेंगे, स्पीड, वर्क डन। सो दीज ऑल थिंग्स आर ऑल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो अब बात करते हैं ये स्केलर क्वांटिटी। तो हमने देख लिया कि स्केलर क्या होता है। देखो, स्केलर जहां तक आपने अभी ये समझा कि जैसे कि डिस्टेंस, सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर सपोज कोई बॉडी मूव करता है तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना दूर ये भी जो पैथ पे जा रहा है, जैसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ चल के आया है, तो इसने लेंथ क्या कवर किया, तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं, राइट। और आपने क्वांटिटी पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, ए और बी के बीच में जो सबसे छोटा दूरी होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम समझेंगे कैसे, आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है। अभी तक स्केलर आपने ये समझा कि बस उसके पास मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर होगा। जैसे अगर डिस्टेंस का मैं बात करूं, तो इसके जो पाथ का मेजरिंग लेंथ होगा, सपोज मैं कहूँ अगर 50 मीटर, so this is the length of actual path, और इसको बाकी किसी सर्कमस्टांसेस से लेना देना नहीं है। इस पाथ से आप गए तो आपने इतना लेंथ कवर किया। ओके, आप किधर से गए वो मैटर नहीं करता, बस इस पाथ का लेंथ मैटर करता है, दैट इज द डिस्टेंस। सपोज नाउ व्हाट इज वेक्टर। तो देखो, ये आपके सामने यूएस का मैप दिख रहा है, हमारे सामने ये रीजन है कैलिफोर्निया का, और ये नॉर्थ कैरोलिना है। तो नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3600 किलोमीटर है। लेकिन ये डिस्टेंस
कोई एक स्पेसिफिक ये डिस्टेंस ऐसा नहीं, ये आप ऐसा समझिए कि पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कैलिफोर्निया का पोजीशन नॉर्थ कैरोलिना से वेस्ट, मतलब कैलिफोर्निया नॉर्थ कैरोलिना के वेस्ट में है 3600 किलोमीटर। मतलब अगर नॉर्थ कैरोलिना के वेस्ट आप जाएंगे सीधा, इस पॉइंट से वेस्ट अगर जाते हैं आप वेस्ट, तो आपको मिलेगा कैलिफोर्निया। अब ये डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दें, इससे नॉर्थ चले जाए 3600 किलोमीटर, इससे साउथ चले जाए 3600 किलोमीटर, तो आपको कैलिफोर्निया नहीं मिलेगा। अगर नॉर्थ कैरोलिना से कैलिफोर्निया जाना है तो वी हैव टू चूज दिस पाथ ओनली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाएंगे तभी नॉर्थ कैरोलिना से हम कैलिफोर्निया पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पोजीशन मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर जगह का पोजीशन हम बताते हैं सपोज, तो वो पोजीशन के साथ हमें डायरेक्शन एसोसिएट करना होता है कि हमें अगर पोजीशन अपने, जैसे मान लो अभी कैलिफोर्निया हमारा एक रेफरेंस पोजीशन हो गया और हम हैं नॉर्थ कैरोलिना में, तो नॉर्थ कैरोलिना से हमें कैलिफोर्निया के किसी व्यक्ति को मान लो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं उसे कहूंगा कि आपसे मैं सपोज इससे मैं कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ नॉर्थ कैरोलिना में, जो कि कैलिफोर्निया यहाँ से 3600 किलोमीटर वेस्ट में है। ओके, तो ये हमारा पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन डिफाइन हो जाएगा। या फिर ऐसा कहें कि कैलिफोर्निया का जो पोजीशन है नॉर्थ कैरोलिना से 3600 किलोमीटर वेस्ट है, नॉर्थ कैरोलिना से 3600 किलोमीटर वेस्ट है। ओके, सो पोजीशन में हमने देखा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसा क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी एक सेंस बनता है, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और आगे एग्जांपल्स में हम समझते हैं अच्छे से इसको। सपोज यूएसए और चाइना के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता हो, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट पाथ, ठीक है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी सबसे छोटा रास्ता। सपोज यूएसए और चाइना के बीच का सबसे छोटा रास्ता है 11,600 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, 11,600 किलोमीटर। हम इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए तो चाइना पहुंच जाएंगे, इधर जाए तो चाइना पहुंच जाएंगे, इधर जाए तो चाइना पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें चाइना पहुंचने के लिए इतना, ये जो लेंथ है हमारा, इतने लेंथ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना होगा। ओके, सो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो यूएसए और चाइना के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कह सकते हैं यूएस, फ्रॉम यूएसए टू चाइना इज 11,600 किलोमीटर इन ईस्ट या ईस्टवर्ड। ओके, यूएसए से चाइना का जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो 11,600 किलोमीटर है। यूएसए से ईस्ट जाएंगे अगर आप इतना, तो चाइना पहुंच जाएंगे। ओके, दैट इज ये जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, आपने देखा डिस्प्लेसमेंट हमें किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ पता करना होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है ए और बी के बीच का, अगर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन बना रहे सबसे छोटा रास्ता, अगर मान लो पहले इधर चलेगा तो फिर यहाँ से फिर ऐसे टर्न लेना पड़ेगा, या यहाँ से ऐसे टर्न लेना पड़ेगा, तो ये फिर हमारा सबसे छोटा पैथ नहीं होगा, छोटा पैथ यही होगा। तो सबसे छोटा पैथ ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद सम डायरेक्शन। तो यहाँ पे बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो सेंस बनता है। आप सेंस को समझिए अच्छे से कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली होगा, लेकिन साथ में डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा। यहाँ पे एक सेंस बनेगा डायरेक्शन का। ओके, डायरेक्शन का यहाँ पे एक सेंस बनेगा, हमें बोध होगा, आभास होगा कि डायरेक्शन कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है वहां पे। ओके, जैसे आप सपोज करिए मैं कहूँ अगर मास को 50 केजी मास किसी भी चीज का है, और इस मास को मैं अगर अपने सर पे रख लूं, ठीक है, या किसी दूसरे के सर पे रख लूं, या ग्राउंड पे रख दूं, तो इसका मास बदलने वाला नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसके पोजीशन, इसके स्टेट, इसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन पर्टिकुलर किसी भी चीज का अगर आप, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालते हैं ए से बी के बीच का, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इतना पर्टिकुलर लेंथ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लेके जाना पड़ेगा, तभी आप डिस्प्लेसमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर हमारा मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में रिलेटेड चीज है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंस हमारा बनना चाहिए डायरेक्शन का, बिना डायरेक्शन के सेंस बने वेक्टर आप समझ नहीं सकते। सो एग्जांपल्स, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी क्यों, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है, तो डिस्प्लेसमेंट
क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सो वेलोसिटी विल आल्सो बी वेक्टर क्वांटिटी। ये सब टर्म आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है पहले से, अगर आप 11th में है तो 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट आपने ये नहीं जाना होगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी कैसे, क्योंकि बस हमने अभी तक इसके मैग्नीट्यूड्स को डील किया था, डायरेक्शन से हमें उतना मतलब नहीं होता था पहले। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शन टू, साथ में हम डायरेक्शन का भी बात करेंगे। वी विल नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू स्किप डायरेक्शन नाउ, डायरेक्शन साथ में रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो मोमेंटम इज अगेन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आगे हम देखते हैं, जैसे वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, ये सब जो भी आपने देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, फोर्स देखा, मोमेंटम देखा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए बस m लिख दिया, 5 kg, सो दिस इज द मास, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, सिंपल, इसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, अगर मैं कहूँ ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी सपोज हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, बट दिस इज नॉट मेकिंग अ सेंस। 5 मीटर पर सेकेंड बोलना बस वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड में बदलाव हो रहा है, वेलोसिटी का मतलब। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो किसी न किसी दिशा में बदल रहा होगा, किसी न किसी डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड होगा, तो इसके साथ हमें एक डायरेक्शन देना होगा। और डायरेक्शन अगर देना होगा तो इसके रिप्रेजेंटेशन में भी हमें कुछ बदलाव करना होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी सिंबल, कोई भी क्वांटिटी के ऊपर में आप एक छोटा सा एरो लगाते हैं, एरो, री एरो, तो ये जो होता है ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो सिंपल, अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम करें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, एक पॉइंट को फिक्स रखते हैं, ये बेसिकली रे से रिप्रेजेंट होता है, एक पॉइंट फिक्स रखते हैं और दूसरा पॉइंट मूविंग होता है। ये रे का जो एरो है ये डायरेक्शन दिखाता है, ये हमारा डायरेक्शन दिखाता है, ये किधर जा रहा है वो बताता है, और इसको हम हेड कहते हैं। जो एरो का, जो एरो वाला पॉइंट है, पार्ट है पूरे वेक्टर का, इसको हेड कहते हैं, और ये जो आपका फिक्स पॉइंट है इसे हम टेल कहते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट को हेड कहते हैं, इस पॉइंट को टेल कहते हैं, और हेड और टेल के बीच का जो दूरी होता है यानी लेंथ होता है, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है उसका। जैसे इतना बड़ा वेक्टर बना सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे सबका मैग्नीट्यूड, सबका लेंथ जो है, हेड और टेल के बीच का लेंथ में काफी डिफरेंस है, ये ज्यादा छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, ठीक है। और डायरेक्शन, आप देखो, डायरेक्शन एक रिलेटिव चीज है, लाइक डायरेक्शन आप सीधा ऐसा नहीं बता सकते, डायरेक्शन किसी भी चीज का मैं बोलूं कि सीधे ईस्ट में है, तो ईस्ट में किसके रेफरेंस में, तो हमें एक रेफरेंस लेना होता है कि किस पर्टिकुलर रेफरेंस में हम देख रहे हैं। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को यहाँ पे रेफरेंस ले लिया। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसा मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है हमारा, तो ये रेफरेंस लिया हमने एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से बोला थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा, ये डायरेक्शन हमारा होगा इस पर्टिकुलर वेक्टर का। ओके, तो वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए हमें कुछ रेफरेंस लेना होगा, उसके साथ एंगल से भी रिप्रेजेंट, एंगल से एसोसिएट करके उससे हम डायरेक्शन दे सकते हैं। बट अगर मैं ऐसे सीधा अगर ना भी बताऊं, यहाँ पे अगर आप सेंस इस प्लेन में बात करें, तो इस प्लेन के लिए आप देख सकते हैं, इस प्लेन के रेफरेंस में इसका डायरेक्शन इस पर्टिकुलर की तरफ, जिधर एरो इशारा कर रहा है, इस एरो की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ओके, so this is how represent vectors are represented basically। जैसे मान लो सिंबॉलिकली अगर मैं बात करूं, ये कोई क्वांटिटी, ये p है और ये q है, p q को हमने, q हेड हो गया, p लेंथ हो गया, p टेल हो गया, सॉरी। तो इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं वेक्टर के फॉर्म में, तो p q के ऊपर में क्या करना होता है, एक एरो लगा देना होता है, दैट्स व्हाई बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से। जनरल कोई भी क्वांटिटी अगर आप ले लो, सिंबल, जैसे वेलोसिटी का मैंने बात किया, एक्सेलरेशन का बात किया, तो अगर एक्सेलरेशन आपको दिखाना है सपोज, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन दिखा सकते हैं। ओके, अगर हमें वेलोसिटी दिखाना है तो वेलोसिटी ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा रहा है। लेंथ जितना बड़ा होगा, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका लंबाई जितना होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये डायरेक्शन, एरो जो होगा वो उसका डायरेक्शन दिखाएगा, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सिंगल कैपिटल लेटर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन कैपिटल लेटर से ही करें, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर अगेन पॉइंट, जैसे पोजीशन वेक्टर के लिए जैसे कुछ कन्वेंशन होता है कि पोजीशन को हम एक ऐसा चीज मान ले, इसको इसी चीज से रिप्रेजेंट करें हमेशा, जैसे आर वेक्टर से, जैसे ये आर के ऊपर में डैश लगा के इसे आर वेक्टर प्रोनाउंसिएट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर आर भी बोल सकते हैं, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। तो आर के ऊपर में अगर रे लगा दिया, तो ये वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन की। हाँ, जैसे मान लो ए और बी, सपोज मैं कहूँ कि ये ए बी के किधर है,
ए बी के इधर है, ऐसा करके बता सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर को। सपोज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के को रिप्रेजेंट करने के लिए v का यूज करते हैं, फोर्स के लिए कैपिटल F का यूज करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a का यूज करते हैं, और भी जितने भी क्वांटिटीज होते हैं उसके लिए रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वेक्टर्स का। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर बेसिकली हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो ओरिएंटेशन के तरीके से होता है, दूसरा हम आगे देखते हैं। पहले ओरिएंटेशन का बात करते हैं। तो ओरिएंटेशन के तौर पे अगर हम वेक्टर को डिफाइन करें तो सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स देखेंगे। देखो, दो वेक्टर जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसमें ध्यान ये रखना है कि दो वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन सेम हो, कोई भी दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका चेंज अलग भी हो सकता है बट डायरेक्शन शुड बी सेम। जैसे ये ए और बी वेक्टर में आप देख सकते हैं, रेड और ये ग्रीन में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट दे हैव डायरेक्शन सेम डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई they are parallel vector. Vector A is parallel to vector B. Similarly, vector P is parallel to vector Q. आप देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है बट डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो पैरेलल वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर तब कहेंगे जब डायरेक्शन, तो देखो पैरेलल लगा दिया साथ में, तो पैरेलल है तो वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम होगा ही, लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड भी अगर सेम होगा तो वो वेक्टर हो जाएंगे इक्वल वेक्टर। जैसे देखिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ, लंबाई सेम है और दोनों का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड है दोनों, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे P और Q में देखिए, दोनों P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल वेक्टर। सो P एंड Q आर इक्वल वेक्टर, A एंड B आर इक्वल वेक्टर। सिमिलरली आप किसी दो और वेक्टर को इक्वल करते हैं, मान लो सपोज ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, सपोज मैं कह रहा हूँ ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, सो कैन राइट इट x वेक्टर इज इक्वल टू y वेक्टर। ओके, उसके बाद बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल तब होगा, जैसे देखो पैरेलल का उल्टा एंटी पैरेलल ऑब्वियसली। तो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है सेम डायरेक्शन में रहे दो वेक्टर, ये होगा एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये ए वेक्टर मान लो और ये वी वेक्टर अगर मैं कहूँ, और दोनों का डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, सीधा 180 डिग्री, दोनों एकदम अपोजिट है, तो ये हो जाएंगे एंटी पैरेलल। सो P and Q are एंटी पैरेलल, A and B are एंटी पैरेलल। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर्स एक्चुअली एंटी पैरेलल वेक्टर्स होता है, ओके, और सेम मैग्नीट्यूड होता है इसमें। नेगेटिव वेक्टर्स आर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके, देखो सारा एंटी पैरेलल नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा, बट all negative vectors must be anti parallel vector, right? जितने भी नेगेटिव वेक्टर है सभी एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन सभी एंटी पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं कि नेगेटिव वेक्टर्स होंगे, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर होने के लिए एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का भी होना जरूरी है। सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का नेगेटिव है वेक्टर बी, एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड का, बस डायरेक्शन उल्टा है। सपोज मान लो ये मेरा वेक्टर ए है और इसका एग्जैक्ट हमको वेक्टर माइनस वेक्टर ए बनाना है या फिर इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो मैग्नीट्यूड इतना ही बड़ा होना चाहिए, बस डायरेक्शन हम उसका चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए और ये वेक्टर बी है अगर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, और इसे आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस वेक्टर ए, डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे पी और क्यू में आप देखें, पी का डायरेक्शन इधर है और क्यू का डायरेक्शन इधर है, सो बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स। नाउ कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर नाम से क्लियर है, कोलिनियर, कोलिनियर एक लाइन पे, सेम लाइन पे, तो दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर अगर एक लाइन में हो तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अब इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शंस की, अभी देखो एक लाइन पे तीन चार वेक्टर बनाए, सब कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है सब, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, लेकिन एक लाइन पे बस होना चाहिए तो वो कोलिनियर होंगे, एक लाइन पे होंगे तो वो कोलिनियर होंगे। ओके, सो को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, इनिशियल यानी स्टार्टिंग, स्टार्ट जहां से सब करे साथ में, वो को इनिशियल वेक्टर। सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ आप चार वेक्टर देख रहे हो, चारों वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सो दे हैव इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट, सबका इनिशियल पॉइंट जो है वो कॉमन है, सबका टेल एक जगह पे है, सबका टेल एक जगह पे है, तो सबके साथ को इनिशियल वेक्टर। ओके, उसके बाद को टर्मिनस या को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है? सबका हेड एक जगह पे आके मिल रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, सबका इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, कोई कहीं कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, लेकिन आ रहा है फाइनली न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इस जगह पे सब आके मिल रहा है, तो अगर सबको वेक्टर से रिप्रेजेंट करे तो ये सब को टर्मिनस वेक्टर होंगे। ओके,
नाउ व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर देखो, प्लेन, एक प्लेन पे, सपोज अगर आपके घर में बात करें, आपके घर का दीवार को देखो, वाल को देखो और नीचे फर्श को देखो। इस वाल पे मान लो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, अलग अलग वेक्टर सब ऐसे, लेकिन एक ही दीवार पे, मतलब इसका प्लेन क्या है, सेम है। सो दीज ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मान मान लो मैं ये बोलूं, ये एक दीवार है सपोज ऐसा करके, ये एक दीवार, इसमें एक वेक्टर है और एक वेक्टर यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दे आर नॉन कोप्लेनर, दोनों का प्लेन अलग अलग है, राइट। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। लेकिन अगर यही एक ही प्लेन में जितने वेक्टर होंगे सबको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर्स वेक्टर बोलेंगे। सिमिलरली दीज द वेक्टर्स हैविंग इन सेम लाइन, सेम प्लेन, जैसे आप अगर बनाते हो कोऑर्डिनेट प्लेन, तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये जैसे ये प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस प्लेन में पर्टिकुलर जितना भी वेक्टर लाई करेगा वो सब कह सकते हैं दे आर कोप्लेनर वेक्टर। इस प्लेन में जो लाई करेगा, तो डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर रहा है तो नॉन कोप्लेनर, अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है तो दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, तो नाउ व्हाट इज नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स प्लेन सबका अलग अलग होगा। जैसे आप देखो, अगर एक पॉइंट से ये कंप्लीटली देख सकते हैं, यहाँ से एक वेक्टर इधर निकल रहा है, किधर निकल रहा है, किधर निकल रहा है। जैसे किसी एक पॉइंट से आप एक वेक्टर को ऐसे निकाल दो, एक वेक्टर को ऐसे निकाल दो, एक वेक्टर को ऐसे निकाल दो, ये सब अलग अलग पॉइंट में होगा वो, ठीक है। ये मान लो ये होगा हमारा सपोज एक्स एक्सिस पे, और ये हो जाएगा मान लो वाई जेड प्लेन में, ये हो जाएगा जेड एक्स प्लेन में, या स्पेस में कहीं भी आप अपने सामने चार पांच पेन को रखो, एक पॉइंट से कांटेक्ट में लाके, एक पॉइंट से कांटेक्ट में लाके, और सारे पेन का जो है ना निब को अलग अलग डायरेक्शन में डाल दो, तो सब एक तरह से तरीके से को नॉन कोप्लेनर प्लेन वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि सारे वेक्टर्स का एक अपना प्लेन डिफाइन हो जाएगा। ओके, सो वेक्टर्स हैविंग नॉट इन सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नाउ अब इफेक्ट्स के बेसिस पे हम देखेंगे वेक्टर, जो हमने ओरिएंटेशन के बेसिस पे देखा, अब हम इफेक्ट के बेसिस पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं। बेसिकली दो तरह के वेक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। पहला होता है पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर देखो, अगर कोई वेक्टर स्ट्रेट लाइन इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन इफेक्ट ही शो करेगा, है ना। फोर्स स्ट्रेट लाइन इफेक्ट शो करेगा, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन इफेक्ट शो करेगा। देखो स्ट्रेट लाइन आपको होगा सर कि कोई चीज सर्कल में घूमता है तो वेलोसिटी तो होता है ना, बट वहां पे वो लीनियर वेलोसिटी नहीं होता, फिर एंगुलर वेलोसिटी अलग हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी राइट नाउ। अब सिंपल वेलोसिटी का बात करें, जब हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लीनियर वेलोसिटी, अगर सर्कल में घूम रहा होगा कोई, सर्कुलरली घूम रहा होगा, तो वहां पे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ, स्पीड सेम होगा दोनों जगह पे, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो पोलर वेक्टर्स कौन से वेक्टर होंगे, जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो, दूसरा पॉइंट उसका बढ़ता जाए एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ओके, सो स्ट्रेट लाइन इफेक्ट जो होंगे वो सब पोलर वेक्टर्स होंगे। नाउ एक्सियल वेक्टर्स क्या होता है, जैसे अभी बोला कि कोई मान लो कोई बॉडी घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो इस पॉइंट से ऐसे करके मान लो ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, अगर एम मास का कोई बॉडी है, कोई डी वेलोसिटी से घूम रहा है सपोज, तो इस क्वांटिटी, इस पर्टिकुलर पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इस ये भी जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, इस वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, ये डायरेक्शन, अब ये स्ट्रेट लाइन इसका डायरेक्शन नहीं बताएगा, इसका डायरेक्शन बता से मान लो अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा का डायरेक्शन अगर हमें जानना, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो ये अगर मान लो क्लॉकवाइज में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, वो स्क्रीन से बाहर आता हुआ होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, अपने राइट हैंड थंब को, राइट हैंड के फिंगर्स को, जिधर आपका कोई भी पार्टिकल घूम रहा है उधर आप घुमा दें उसे, और आपका जो अंगूठा जिधर इशारा करेगा, थंब जिधर इशारा करेगा, वो डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो क्योंकि देखो ये एक्सिस के तरफ इशारा कर रहा है, इसका एक्सिस क्या होगा, ये होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो इसके बाहर आएगा, क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो इसके अंदर जाएगा। ओके, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। नाउ वेक्टर एडिशन का हम बात करेंगे, अभी फिलहाल ज्योमेट्रिक मेथड आज डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली मेथड से हम वेक्टर एडिशन देखते हैं। सब सबसे पहला लॉ जो होता है दो वेक्टर को ऐड करने का, वो ट्रायंगल लॉ होता है। अभी थोड़ा देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप नॉलेज हम देते हैं स्केलर के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 5 केजी टमाटर है, ठीक है, और एक जगह 10 केजी टमाटर है, दोनों को ऐड कर दे, हम लिख सकते हैं 15 केजी टमाटर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी है यहाँ पे, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है इधर 5 न्यूटन का, तो मैं अगर बात करूं
टोटल फोर्स हमारा इसके ऊपर क्या होगा, एफ नेट। सपोज ये F1 है और ये F2 है, तो आप यहाँ पे F1 प्लस F2 लिखेंगे, बट ऑब्वियसली इसके साथ आप वेक्टर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हम सीधा इसे जोड़ दें, 10 प्लस 5 15 न्यूटन कर दें, ये हमारा नेट हो जाएगा। चलो मान लिया जोड़ दिया, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, किस दिशा में ये लगेगा, तो क्लियर यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम सीधा दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो जरूरत क्यों आया कि वेक्टर एडिशन के लिए हम अलग से एक पूरा अलजेब्रा डिराइव करें, क्योंकि दो वेक्टर को सिंपली आप ऐड कर ही नहीं सकते। ओके, इसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करना ही होता है। तो अभी जो बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मेथड का बात करेंगे और देखेंगे उसका इंपॉर्टेंस। ये समझ में आया होगा आपको कि क्यों वेक्टर को जोड़ने के लिए हमें अलग से उसके लिए मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है। स्केलर के लिए तो नहीं जरूरत पड़ता, क्योंकि स्केलर आप सिंपली ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वांटिटी होगा तो सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ इजीली ऐड कर सकते हैं आप। तो दैट इज वेरी सिंपल, बट इन वेक्टर इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ का बात करते हैं। जैसे देखो अभी ये इजिप्ट वाला एरिया है, ये ईरान है, हमें ईरान जाना है इजिप्ट से, बट इजिप्ट से हम पहले यमन जाएंगे। ओके, सो इजिप्ट से यमन जाएंगे, सपोज वेक्टर ए, दिस इज इजिप्ट टू यमन, और यमन से फिर हम जाते हैं ईरान। ओके, यमन से जाते हैं ईरान, और ईरान पहुंच गए, हमें पहुंचना था कहाँ, ईरान। तो पहले इजिप्ट से, सपोज फ्लाइट से प्लेन से गया होगा कोई, इजिप्ट से यमन आया, पहले यमन से ईरान गया। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि इजिप्ट से ईरान की दूरी, अगर मान लो मैं पूछूं यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप ये लेंथ को ऐड कर दोगे, बोलोगे डिस्टेंस हो गया। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, इजिप्ट है, फाइनल पोजीशन हमारा ईरान में है। तो ईरान और इजिप्ट के बीच का सबसे छोटा दूरी इज द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये जो दूरी होगा, ये जो लेंथ होगा, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, इसे निकालने के लिए अब देखो, सीधा आप दोनों वेक्टर को क्या हम जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्या, सिंपली जोड़ देंगे तो हमारा डिस्टेंस मिलेगा। सपोज मान लो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँ 1000 किलोमीटर होगा, ओके, और इसका हो जाएगा सपोज 1500 किलोमीटर। अगर दोनों को जोड़े तो ये 2500 किलोमीटर होगा, 2500 किलोमीटर होगा। ओके, 2500 किलोमीटर होगा। लेकिन ये 2500 किलोमीटर जो है आपको इजिप्ट और ईरान के बीच का दूरी, ये क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, क्योंकि हमने इस दोनों पाथ के लेंथ को ऐड किया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जानना होगा तो हमें क्या करना है, सपोज वेक्टर सी, ये हमारा सी डिस्प्लेसमेंट है सपोज, तो सी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसके साथ देखो, ये 1000 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में है, यमन के तरफ, इजिप्ट से यमन के तरफ, सपोज कुछ डायरेक्शन एसोसिएटेड हो, यमन से ईरान की तरफ वेक्टर बी है। अभी ये दोनों को हम सीधा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि साथ में डायरेक्शन है। तो इसके लिए एक स्पेशल तरीका है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। सपोज मान लो ये हमारा इजिप्ट से ईरान वाला वेक्टर, फिर ये ईरान से यमन से ईरान वाला वेक्टर भी, और वेक्टर सी जो होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब देखो ये कैसे, ये रूल क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि आपको दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, सपोज हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकालना है, दो वेक्टर का सिंपल एडिशन, दो वेक्टर है हमारे पास, उसको सिंपली ऐड करना है। तो रूल कहता है कि आप पहले वाले वेक्टर के हेड पे, ये हमारा पहला वाला वेक्टर है, इसका ये हेड है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर के टेल को रखो। सपोज आपको वेक्टर ए प्लस बी करना है, तो आपको ए के हेड पे बी के टेल को रखना होगा, जैसा हमने यहाँ रखा है। और रिजल्टेंट जो होगा हमारा, वो वेक्टर ए का टेल और बी का हेड को जोड़ने वाला वेक्टर जो होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो एक तरीके से ये ट्राइंगल बनता है, ये एक ट्राइंगल बनता है। मान लो अगर मैं कहूँ ओ और ये सपोज पी क्यू ऐसा, तो ओ पी क्यू ये एक ट्राइंगल बन गया। तो कैसे, ये ओ और पी दो वेक्टर था हमारे पास, दो वेक्टर से हम एक ट्राइंगल, तो बना दो वेक्टर को हम जैसे हेड और टेल पे प्लेस करेंगे। प्लेसमेंट कैसे करना है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दो। अब जो भी सिचुएशन बने, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ट्राइंगल एक कंप्लीट कर दो। ट्राइंगल कंप्लीट कैसे करेंगे, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, हेड और टेल को जोड़ देंगे। अब देखो हेड और टेल को जोड़ने के लिए आप यहाँ से ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ही क्यों जोड़ना, लेकिन अगर ऐसे जोड़ोगे तो ये डायरेक्शन आपका गलत हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट वे, आपको पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के फाइनल वाले के हेड को जोड़ना है। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम सीधा लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये ज्योमेट्रिकली एडिशन हम कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, आपको ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये जो लंबाई होगा इसका, और ये किस दिशा में है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड वो निकालने के लिए हम लोग एनालिटिकल मेथड देखेंगे, बट ज्योमेट्रिकली हम दो वेक्टर को ट्राइंगल लॉ से सिंपली जोड़ सकते हैं। पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल, ओके, और पहले वाले वेक्टर के टेल पे फाइनल वेक्टर के हेड
से जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा हमारा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है, देखो ये भी ट्रायंगल लॉ के सिमिलर ही है, बट इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। जैसे एक ब्लॉक है, सपोज कुछ m मास का ये ब्लॉक है, और इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इस पुल्ली से लग रहा है, ये v वेक्टर, v फोर्स है, ये v फोर्स लग रहा है इधर, और इस पुल्ली से ये a फोर्स लग रहा है। ये खींचा जा रहा है कहीं से, अब हमको मतलब नहीं कौन खींच रहा है, हमें ये देखना है कि बस यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर। अगर आपको ज्यादा चाहे तो यहाँ पे एक एंगल बना सकते हैं आप, सपोज मान लो इससे एंगल ये थीटा पे बन रहा है, और इससे सपोज अल्फा पे एंगल, अल्फा एंगल पे लग रहा है, जो भी एंगल पे लग रहा है। लेकिन अब हमें निकालना है कि ये ब्लॉक ब्लॉक किधर जा रहा होगा, ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा या मे बी नीचे भी जा रहा हो, जो भी हो रहा है वॉटएवर, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है इसके ऊपर टोटल फोर्स, यानी कि ए और बी जो हमने लगाया, इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या कहता है, आप दो वेक्टर को जैसे है वैसे ही प्लेस कर दो। हमने ए और बी को टेल टू टेल प्लेस कर दिया। ट्रायंगल लॉ में क्या करना था, हमें ए के हेड पे बी के टेल को रखना था, ओके, ए के हेड पे बी के टेल को रखना था और इसको जोड़ देना था। ये ट्रायंगल लॉ था, बट यहाँ पे हम वो ट्रायंगल लॉ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे टेल टू टेल कनेक्टेड दो वेक्टर है उसको ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करना है, वेक्टर ए के हेड से बी के, मतलब दोनों का एक पैरेलल वेक्टर बना दो। ए का पैरेलल बना दो बी के हेड से, और बी का पैरेलल बना दो ए के हेड से। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये मान लो ओ ए बी सी, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अभी इसका जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर। दोनों वेक्टर के जोड़ का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। डायगोनल तो ये भी हो सकता है, ये क्यों नहीं देगा, डायगोनल वही डायगोनल होगा जो दोनों के टेल से जुड़ा हुआ हो। ये दोनों का टेल है, दोनों के टेल से जोड़ने वाला जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट। सो ये है पैरेललोग्राम लॉ। ओके, सो इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम लॉ समझा। अब इसके बाद देखेंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या होता है, जब तो दो, अभी तो दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर को हम अगर जोड़ना चाहते हैं तो पहला तो ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं पॉलीगन लॉ। सपोज आपके पास एक व्हील है, एक कार का व्हील है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये ए फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये एक बी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फिर ये सी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक और फोर्स लग रहा है डी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। सपोज चार फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब हमें जोड़ना है चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड का सम, मतलब चारों फोर्स, चारों वेक्टर का सम क्या होगा। इसके लिए हम पॉलीगन लॉ कैसे यूज करते हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वेक्टर ए को, जो पहले वेक्टर लग रहा था, किसी को आप ले सकते हो, पहले मान लो वेक्टर ए को हमने, ठीक है, ऐसा सीरियली लिया, वेक्टर ए को पहले रखा, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये हमारा वेक्टर ए आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, वेक्टर बी को प्लेस करना है। प्लेसमेंट यहाँ ध्यान रखिए, प्लेसमेंट कभी भी होगा हेड टू टेल, ओके, मतलब हेड पे टेल, फिर इसके इसके ये जो वेक्टर होगा इसके हेड पे आगे वाले का टेल, उसके हेड पे आगे वाले का टेल। मतलब जैसे मान लो अगर हमें जोड़ना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जोड़ना है, ओके, तो इन चार वेक्टर्स को जोड़ना है। तो क्या करोगे, पहले वाले वेक्टर के, ए वाले वेक्टर के हेड पे बी वाले के टेल को रखोगे, बी वाले के हेड पे सी वाले के टेल को रखोगे, सी वाले के हेड पे डी वाले के टेल को रखोगे। तो ए का हेड बी का टेल, ओके, बी का हेड, अब यहाँ पे आ गया सी का टेल, अब सी का टेल, और ये सी का हेड, अब सी के हेड पे डी का टेल, ओके, और नाउ हो गया, ये चारों वेक्टर को हमने हेड टेल में प्लेस कर दिया, ओके। अब फाइनली जो वेक्टर आपका इनिशियल था, यानी कि वेक्टर ए, और फाइनल है वेक्टर टी, तो इनिशियल वाले वेक्टर का जो ये टेल है, और ये जो फाइनल वेक्टर आपका था उसका जो हेड है, इन हेड और टेल को जोड़ने वाला, मतलब टेल से हेड को जोड़ दो, टेल से हेड को जोड़ दो। तो ये जो ब्लैक में दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का वेक्टर, ये टेल से हेड को जोड़ा हुआ वेक्टर, दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, इन सारे वेक्टर्स का सम होगा। ओके, सो दिस इज वेक्टर ई। सो वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो इस तरीके से हम कितने ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐसे समेशन को हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। और इस तरीके से जब ऐड करेंगे आप वेक्टर्स को, तो हम क्या कहेंगे, उसे पॉलीगन लॉ कहते हैं। तो अभी तक हमने तीन सम देखा। पहला ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में क्या करना होता है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल, यानी अगर दो वेक्टर हमें जोड़ना है, सपोज जैसे मान लो अभी ए और बी को बस हमें जोड़ना है, सिर्फ ए और बी को, तो ए वाले वेक्टर के हेड पे हमने बी वाले के टेल को रख दिया, और ए के टेल से बी के हेड को जोड़ दिया। सो दिस इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, सो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्या है, ये है ट्रायंगल लॉ। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, अगर मान लो हमें वेक्टर ए और बी को पैरेललोग्राम लॉ से ऐसा जोड़ना है, सपोज ऐसा मान लेते हैं,
आपको करना क्या होगा, अब जरूरी नहीं है किसी को आप ट्रायंगल लॉ से ही जोड़े, पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, वेक्टर ए के एग्जैक्ट पैरेलल बना दो वेक्टर बी से। जैसे यहाँ पे इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, जैसे यहाँ से क्या करो कि एक मान लो बी वेक्टर बनाओ, बी पैरेलल, और यहाँ से एक बना दो ए पैरेलल। तो इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड देखो, ये इसका टेल और इसका हेड, ये जो जोड़ेगा ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो पैरेललोग्राम बना के अगर हमने किया सब, तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और पॉलीगन लॉ के लिए तो सिंपल, दो से ज्यादा वेक्टर अगर जोड़ना है आपको, तो हेड टेल हेड टू टेल हेड टू टेल करते जाएंगे, हेड पे टेल लगते जाएंगे, और जो भी फाइनल और इनिशियल वेक्टर होगा आपको पहले वाले का इनिशियल टेल और फाइनल वाले का हेड को जोड़ेंगे, जो वेक्टर मिलेगा दिस इज द रिजल्टेंट यस वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड में मिल जाएगा, ये जो लेंथ होगा इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड देगा, और ये जो इशारा कर रहा है जिस तरफ, ये हो जाएगा उसका डायरेक्शन। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, सम का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे आप भी जनरल जब कोई भी चीज ऐड करते हो तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो काफी पॉपुलर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल, जैसे आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे 4+3 कैन बी रिटन एज 3+4। ओके, सिमिलरली जैसे a+b इज इक्वल टू b+a, ऐसा जैसे स्केलर में लिखते हो आप, सिमिलरली वेक्टर में भी लिख सकते हो, जैसे वेक्टर a+b इज इक्वल टू सी होता है, तो आप इसे वेक्टर b प्लस ए भी लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजुअली ओबे, नॉर्मली नहीं, हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल लॉ जो है या फिर एडिशन जो है वेक्टर का, वो क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। जैसे मान लो कैसे, इसको देखते हैं, वेक्टर ए है वेक्टर बी, अब ये a प्लस बी हमको सी मिला, अब मुझे b प्लस ए करना है, तो पहले b बना दिया, बी के हेड पे क्या किया, ए के टेल को रख दिया। अब इन दोनों को अगर साथ में रखोगे ना, तो ये पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। ओके, उससे क्लियर पता चलता है, जैसे देखो इसको अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़े तो क्या करेंगे, ए पे बी का टेल को रखेंगे, यानी बी का एग्जैक्ट उठा के यहाँ पे पैरेलल बना देंगे। सपोज दिस इज अ पैरेलल वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर बी, ऐसा ही वेक्टर यहाँ पे हमने उठा के इसके टेल पे बना दिया, और ऐसा ही वेक्टर को एग्जैक्टली यहाँ पे लाके रख दिया। अब ये क्या हो गया, वेक्टर ए। इसको आप क्या बोलोगे, वेक्टर बी प्लस ए बोलोगे ना, ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और ये क्या बोलोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों तो सेम ही चीज है ना, वेक्टर ए प्लस बी हो या वेक्टर बी प्लस ए हो, दोनों सेम ही चीज है, सेम मैग्नीट्यूड मिल रहा है, सेम डायरेक्शन मिल रहा है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड इन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे देखो तीन वेक्टर को आपको जोड़ना है, सपोज आपने जोड़ना है a प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर को जोड़ना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले a प्लस बी को जोड़ दो, फिर उसके रिजल्टेंट के साथ c को जोड़ो, या पहले b प्लस सी को जोड़ दो, मतलब b और c को जोड़ दो, और इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ a को जोड़ दो, तो दोनों में रिजल्टेंट क्या होगा, सेम आएगा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो कैसे, जैसे मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ए के टेल को बी के हेड से जोड़ दिया, ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी हो गया, लेकिन हमें तो जोड़ना है ए प्लस बी प्लस सी को, प्लेसमेंट तो कर ही दिया है, ए के हेड पे बी के टेल को और बी के हेड पे सी के टेल को। अब क्या करना है आपको, ए प्लस बी ये हो गया रिजल्टेंट इसका, और इन दोनों को जोड़ दे तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, यानी ए प्लस बी ये, इसके हेड पे इसका टेल है ना, अब इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट, वेक्टर डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसी को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले b प्लस सी को जोड़ दें। देखो प्लेसमेंट ए बी सी का हमने कर दिया, अब क्या करना है, b और c को पहले जोड़ देना, और b और c को जब जोड़ना है तो ये रिजल्टेंट हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ b एंड c, और इसके साथ a को जोड़ दिया तो अभी भी तो d ही मिल रहा है, सिंपल। सो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी अगर करना हो तो आप a प्लस बी को कर लो पहले, फिर c के साथ करो उसके रिजल्टेंट का सब, या a को जोड़ दो, b और c को जोड़ लो पहले, उसके साथ a का करो, तो दिस कैन बी सिंपली ओबेड। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वेक्टर एडिशन में हम लोग यूज करते हैं, और ये ऑब्जे करता है उसको। लास्ट हम लोग अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, उसके बाद एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से सब्सट्रैक्शन ऑफ मेथड, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं, दो वेक्टर को घटाया कैसे जा सकता है। वैसे देखो घटाने का कुछ होता नहीं, घटाना कोई सिग्निफिकेंट है नहीं उसका, सब एडिशन ही होता है। कैसे, अब कहोगे नहीं नहीं कैसे नहीं, 4 - 3 तो करते हैं ना, एक होता है, हाँ होता है क्या, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4 + -3 इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ये भी एडिशन है। तो एडिशन क्या है, ये किसका एडिशन है, दो इंटीजर का एडिशन है। आप रियल नंबर बस मतलब ऐसा समझते हो, नेचुरल नंबर का एक से ऊपर जितना भी नंबर होता है उसको ऐड करते हो तो आपको लगता है, या सब्सट्रैक्ट करते हो तो लगता है ऐसा। लेकिन जब हम इंटीजर का बात करते हैं तो इंटीजर में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर को हम ऐड कर सकते हैं,
तो इसी को सब्सट्रैक्शन कहते हैं ना, कि एक पॉजिटिव नंबर ये एक नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है इसी को सब्सट्रैक्शन कहते हैं। तो कुल मिला के है एडिशन ही, बट सब्सट्रैक्शन भी बोला जाता है उसे। तो हाउएवर वी विल डू सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखते हैं कैसे। सपोज मान लो ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो हमने इसका एडिशन कर दिया, वेक्टर a प्लस b, इस दिशा में इसका डायरेक्शन मिला। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब क्या करना है, हमें करना है वेक्टर a माइनस बी। तो वेक्टर a माइनस बी करने का है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो क्या हम इसे ऐसा भी तो बोल सकते हैं, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। तो वेक्टर a में b के निगेटिव वेक्टर को जोड़ दें, सिंपल। तो ये हमारा वेक्टर a जैसा था वैसा ही रख दिया है यहाँ पे। ओके, अब b वेक्टर के निगेटिव वेक्टर को, b का निगेटिव क्या होगा, देखो एग्जैक्टली इधर एकदम मैग्नीट्यूड सेम अपोजिट अभी पढ़ा है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इसका सीधा उल्टा कर दो, तो दिस इज निगेटिव वेक्टर b, सो दिस इज निगेटिव वेक्टर ऑफ b। अब क्या करना है आपको, दोनों को ऐड कर देना। और एडिशन का रूल सिंपल फंडा क्लियर। वेक्टर ए के हेड पे बी के माइनस बी के टेल को रखा और वेक्टर ए के टेल को माइनस बी के हेड से जोड़ा। दिस इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। सो दिस इज सब्सट्रैक्शन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा। इसको एक और एग्जांपल से हिसाब समझो। मान लो कि हमें जोड़ना है, या मैं करके देखता हूँ। मान लो ये वेक्टर सपोज वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है हमारा, ठीक है। सपोज ये कुछ एंगल पे दोनों वेक्टर, अब मुझे करना है वेक्टर a माइनस बी। तो क्या करना होगा, हमें वेक्टर b का निगेटिव वेक्टर बनाना होगा। ओके, सपोज मान लो वेक्टर b का हमने निगेटिव वेक्टर बना दिया, ये हो गया हमारा माइनस वेक्टर b। तो दिस इज माइनस वेक्टर b। हमें लाना है वेक्टर a प्लस बी। अगर a प्लस बी हम करें तो ये रिजल्टेंट होगा हमारा, दिस इज वेक्टर a प्लस बी। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके हेड पे इसके टेल को रखो ऐसा करके, तो ये जो लाइन आएगा ये आपको मिल जाएगा वेक्टर a प्लस बी। अब क्या करना है, हमें वेक्टर a माइनस बी करना है, यानी a प्लस माइनस बी। ओके, तो अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या रूल है हमारे पास, या तो पैरेललोग्राम करो, इसके ऊपर ये पैरेलल, इसके ऊपर ये पैरेलल कर दो, डायगोनल को जोड़ दो, या फिर वेक्टर a के हेड पे माइनस b का टेल को रखो। तो हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा माइनस वेक्टर b। और अब ये वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, ये वेक्टर माइनस बी का टेल हेड और ये वेक्टर ए का टेल। अब इसको जो लाइन जोड़ेगा, ये लाइन, दिस विल बी माइन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड था हमारा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, डायरेक्शन निकाल पाएंगे। ओके, सो इस लेक्चर में हमने देखा वेक्टर्स के टाइप्स को, वेक्टर्स के डेफिनेशंस को समझा, डिफरेंट टाइप्स को समझा, उसके बाद वेक्टर्स के एडिशन को समझा, ट्रायंगल लॉ समझा, पैरेललोग्राम लॉ समझा, पॉलीगन लॉ समझा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को देखा। उसके बाद दो प्रॉपर्टी को जाना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बाद बाकी ये दूसरा प्रॉपर्टी देखा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर एडिशन इन एनालिटिकल मेथड। ओके, सो दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में इतना ही। एंड नेक्स्ट लेक्चर लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड से वेक्टर का एडिशन। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।